नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है आर्थिक क्रियाएं। आज जो हमारा विषय है वो है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं, आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो आर्थिक व्यवस्था में होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो आर्थिक व्यवस्था में होती हैं और जिनका उद्देश्य संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना है। ये क्रियाएं आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। यानी आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो आर्थिक व्यवस्था में होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो आर्थिक अर्थव्यवस्था में होती हैं, जो आर्थिक व्यवस्था में होती हैं और जिनका उद्देश्य संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना होता है। ये क्रियाएं आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं ये आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। मानव समाज द्वारा संपादित आर्थिक क्रियाएं विविध प्रकार और गुणवत्ता से युक्त पाई जाती हैं। देखा जाए तो मानव समाज द्वारा संपादित आर्थिक क्रियाएं विविध प्रकार की और गुणवत्ता से युक्त पाई जाती हैं। इनके लिए अनेक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारक उत्तरदायी होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव समाज द्वारा संपादित आर्थिक क्रियाएं विविध प्रकार की गुणवत्ता से युक्त पाई जाती हैं और इसके लिए अनेक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारक उत्तरदायी होते हैं। यानी इन कारकों के आधार पर ही जो है आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं और विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता उनमें पाई जाती है। कहीं एक प्रकार की आर्थिक क्रिया को प्रधानता होती है तो कहीं अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सामाजिक जीवन की अभिन्न अंग बन जाती हैं। यानी किसी भूभाग पर एक प्रकार की क्रिया या किसी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में एक प्रकार की क्रिया तो कहीं अनेक प्रकार की क्रियाएं सामाजिक जीवन का अंग बन जाती हैं। पिछड़ी अर्थव्यवस्था जैसे आदिवासी समाज में प्राथमिक क्रियाएं सर्वोपरि होती हैं, जबकि विकसित समाज में जैसे औद्योगिक समाज में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे विनिर्माण, व्यवसाय, कृषि, विविध प्रकार की सेवाएं, व्यापार, परिवहन और उपभोग संबंधी सेवाओं की प्रधानता पाई जाती है। इन क्रियाकलापों के कारण अर्जित लाभ उन्नति का
आधार बन जाता है। ये क्रियाएं जो हम करते हैं तो मानव की अर्थव्यवस्था का उन्नति का आधार बनते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में, आर्थिक भूगोल के अध्ययन में अनेक आधारों पर इन आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में इन आर्थिक क्रियाओं को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें आर्थिक कार्य आधारित वर्गीकरण भी कहा जाता है। चूंकि इनके कार्यों के आधार पर इनका विभाजन या वर्गीकरण किया जाता है, इसीलिए इन्हें आर्थिक कार्य आधारित वर्गीकरण भी कहा जाता है। अब नंबर 1 आता है गुणवत्ता के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। नंबर 1 है गुणवत्ता के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। मानव समाज द्वारा संपादित आर्थिक क्रियाओं को उनकी गुणवत्ता के आधार पर 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मानव समाज द्वारा संपादित आर्थिक क्रियाओं को उनकी गुणवत्ता के आधार पर 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है जिनके द्वारा जब मानव संसाधनों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल के संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग, धरातल पर पाए जाने वाले संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप में उपयोग करता है। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जब मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर पाए जाने वाले संसाधनों का प्रत्यक्ष या सीधे रूप में उपयोग करता है, तो इनको इस श्रेणी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी मानव द्वारा, जिनके द्वारा मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधे उपयोग करके उत्पादन प्राप्त करता है। इनके अंतर्गत भोजन तथा वन वस्तुओं का एकत्रीकरण, हंटिंग, आखेट आदि ढंग से मछली पकड़ना, वन काटना, पशुचारण, आदिम कृषि तथा आदिम ढंग से खनन करना आदि शामिल है। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब सीधे या प्रत्यक्ष रूप से संसाधनों का उपयोग करता है, तो उसे हम इस श्रेणी में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत पशुचारण, आदिम कृषि, आदिम ढंग से खनन, वन काटना, आखेट करना, मछली पकड़ना आदि सम्मिलित हैं। दूसरा है द्वितीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। द्वितीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन होता है, जो पदार्थ होता है, जो तत्व होता है, उसका रूप परिवर्तन करने के बाद, यानी प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन होते हैं उनका रूप परिवर्तन करने के बाद जब प्रयोग में लाता है तो उसको हम इस समूह में विभाजित करते हैं। यानी द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का रूप परिवर्तन कर देता है, रूप परिष्कृत कर देता है, रूप बदल देता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम द्वितीयक प्रकार की क्रियाएं कहते हैं।
और जब हम इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो जो संसाधन होता है, जो साधन होता है, जो संसाधन होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। यानी जब इस प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं तो जो संसाधन होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। इस प्रकार इस क्रिया को हम गौण प्रकार की आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। यानी द्वितीयक प्रकार की क्रियाओं को हम गौण प्रकार की आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। द्वितीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को हम गौण प्रकार की आर्थिक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो द्वितीयक प्रकार की क्रियाओं में जो संसाधन होता है उसका रूप परिवर्तन करने के बाद उपयोग में लाते हैं, तो उसे हम ऐसी क्रियाओं को द्वितीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे विशिष्ट कृषि, विशिष्ट पशुपालन, आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। मत्स्य कर्म, द्वितीयक श्रेणी की आर्थिक क्रियाओं में लगे लोगों को ब्लू कलर लेबर फोर्स भी कहा जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में शामिल या लगे हुए लोगों को, द्वितीयक क्रियाओं में लगे लोगों को ब्लू कलर लेबर फोर्स भी कहा जाता है। तीसरा है तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मानव की उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रमुखतः परिवहन और संचार तंत्र से सम्मिलित होती हैं। यानी दूसरे प्रकार में आपने देखा कि उसमें वस्तुओं, जो संसाधन है, उसका रूप बदल जाता है। दूसरी क्रियाओं में आपने देखा कि जो संसाधन है, जो पदार्थ है, जो साधन है, उसका रूप बदल गया। द्वितीयक में क्या किया आपने, जो संसाधन था उसका आपने रूप बदल दिया, या विभिन्न प्रकार के उत्पाद का उत्पादन किया, लेकिन उन उत्पाद को, उन संसाधनों को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए, उन संसाधनों को उपभोग तक के केंद्रों तक भेजने के लिए एक परिवहन तंत्र काम करता है। यानी द्वितीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत संसाधनों का रूप बदल देते हैं, रूप परिष्कृत कर देते हैं। जब ऐसी क्रियाएं करते हैं तो जो संसाधन होता है उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ उसका स्वरूप भी बदल जाता है। लेकिन उस उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक, उस उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए एक परिवहन और संचार तंत्र की भूमिका होती है, जिससे अपनी उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हमें जो परिवहन और संचार तंत्र की आवश्यकता होती है वो तृतीयक श्रेणी के आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होता है। यानी तृतीयक प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत हम परिवहन और संचार तंत्र को शामिल करते हैं। यानी इसके अंतर्गत देखा जाए तो व्यापार तथा इसके अंतर्गत परिवहन तथा संचार, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तृतीय श्रेणी की जो आर्थिक क्रियाएं, ये संलग्नों को पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। जैसे द्वितीय श्रेणी के जो वर्कर लगे थे उनको ब्लू कलर लेबर फोर्स कहा जाता है, और तृतीय श्रेणी में जो लगे होते हैं उनको पिंक कलर वर्कर्स कहा जाता है। अब आता है चतुर्थ प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। चतुर्थ प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है
इनके अंतर्गत उच्च आर्थिक सेवाओं, इनके अंतर्गत उच्च प्रकार की आर्थिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, जन सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, प्रबंधन, अनुसंधान, प्राविधिकी आदि सेवाएं समाहित की जाती हैं। यानी चतुर्थ प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जैसे शिक्षा, चिकित्सा, जन सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, प्रबंधन, अनुसंधान, प्राविधिकी आदि सेवाएं समाहित की जाती हैं। इन क्रियाओं के स्तर को, इन क्रियाओं के स्तर को उस क्षेत्र के निवासियों, उस क्षेत्र के निवासियों के सांस्कृतिक स्तर तक वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न लोगों को व्हाइट कलर वर्कर फोर्स कहा जाता है। चतुर्थ श्रेणी में जो लोग लगे होते हैं इस क्रिया करने में, उन्हें व्हाइट कलर वर्कर फोर्स कहा जाता है। यानी द्वितीय प्राथमिक में जो लगे होते हैं उनको रेड कलर वर्कर्स कहा जाता है। द्वितीयक में जो लगे होते हैं उन्हें ब्लू कलर लेबर वर्कर फोर्स कहा जाता है। तृतीयक में जो लगे होते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें पिंक कलर वर्कर्स कहा जाता है। चतुर्थ में जो लगे होते हैं उनको व्हाइट कलर्स वर्कर्स फोर्स कहा जाता है। पांचवा है पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। पांचवा है पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। इस श्रेणी पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत अति विशिष्ट, यानी पांचवी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है इसके अंतर्गत अति विशिष्ट ढंग की क्रियाएं होती हैं। पांचवी प्रकार के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं वो अति विशिष्ट ढंग की क्रियाएं होती हैं। इस वर्ग की आर्थिक क्रियाओं में बड़े बड़े, इस वर्ग की आर्थिक क्रियाओं में बड़े बड़े शोध संस्थाओं में कार्यरत, बड़े बड़े शोध संस्थाओं में कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वित्तीय संस्थानों के एग्जीक्यूटिव की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी पांचवें प्रकार की पंचम श्रेणी की जो आर्थिक क्रियाएं हैं गुणवत्ता के आधार पर, इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बड़े बड़े शोध संस्थाओं में कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वित्तीय संस्थाओं में एग्जीक्यूटिव की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। उन्हें जो इस कार्य में लगे होते हैं, जो इस प्रकार के पंचम प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं, उन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर की संज्ञा प्रदान की जाती है। उन्हें गोल्ड कलर वर्कर की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, गुणवत्ता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जब किया गया तो उसको 5 समूहों में बांटा गया। गुणवत्ता के आधार पर जब आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया तो उसे 5 प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया में क्या किया गया कि इसके अंतर्गत संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग मानव करता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जैसे आखेट, वन काटना, पशुचारण, पुराने ढंग से मछली पकड़ना आदि। दूसरा है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। और प्राथमिक आर्थिक क्रिया में जो लोग लगे होते हैं
प्राथमिक कार्यों से जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स की संज्ञा दी जाती है, उन्हें रेड कॉलर वर्कर की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है द्वितीय प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। द्वितीय प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का रूप परिवर्तन कर देता है, रूप परिमार्जन कर देता है, रूप परिष्कृत कर देता है। इन क्रियाओं को गौण प्रकार की आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। द्वितीय प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं इसमें जो संसाधन होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका प्रकृति बढ़ जाती है, उसका स्वभाव दूसरा हो जाता है और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इसको हम गौण प्रकार की आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के विनिर्माणी उद्योग यानी उद्योगों को लगाया जाता है। जो कच्चे माल प्रकृति हमको संसाधन, जो कच्चा संसाधन प्रकृति हमको देती है उसका रूप परिवर्तन करके हम अनेक प्रकार की अपनी मानव आवश्यकताओं पूरी करता है। यानी प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उन संसाधनों का कच्चा माल है, संसाधन है, उन संसाधनों का मानव रूप परिवर्तन करने के बाद या रूप परिष्कृत करने के बाद जब प्रयोग में लाता है तो यह द्वितीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हो जाता है। इनमें जैसे विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योग, विकसित खनन, विशिष्ट कृषि, विशिष्ट पशुपालन तथा उन्नत प्रकार के मत्स्य कर्म को शामिल किया जाता है। इन्हें ब्लू कलर लेबर फोर्स कहा जाता है। तृतीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या हुआ? तृतीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत मुख्यतः परिवहन और संचार तंत्र को शामिल किया जाता है, क्योंकि द्वितीय प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादित माल को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हमें एक परिवहन और संचार तंत्र की आवश्यकता होती है, तो उसको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है तृतीय प्रकार की क्रियाओं को। जैसे द्वितीय प्रकार की जब क्रियाएं कर रहे थे तो उसमें क्या था कि माल उत्पादित हो रहा था, लेकिन उत्पादित माल को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हम एक परिवहन तंत्र काम करता है, एक संचार तंत्र काम करता है, उसको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं तृतीय प्रकार की। चतुर्थ प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत उच्च सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, जन सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, प्रबंधन, अनुसंधान आदि कार्यों को शामिल किया गया। इनके वर्कर को जो कार्यों में लगे होते हैं उनको व्हाइट कलर वर्कर फोर्स कहा जाता है। पांचवा बताएगा पंचम प्रकार के वर्कर, इसके अंतर्गत अति विशिष्ट ढंग की सेवाएं होती हैं। शोध संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थाओं में एग्जीक्यूटिव आदि को शामिल किया जाता है। इनके अंतर्गत जो कार्य करते हैं उनको गोल्ड कलर वर्कर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये दोस्तों गुणवत्ता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण था। इसके आधार पर एक विकसित अर्थतंत्र में संपादित आर्थिक क्रियाओं को टी.ए. हार्टशोर ने भी वर्गित किया है। उन्होंने इसको 3 समूहों में भी बांटा है। पहला है उत्पादक क्रियाएं। पहली प्रकार की जो क्रिया है वो है उत्पादक क्रियाएं। उत्पादन क्रियाएं में क्या क्या आता है? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं, जैसा अभी जो बताया गया है। हार्टशोर महोदय ने आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार के वर्गीकरण 3 आधार पर किया है। उत्पादन आधारित उद्योग, इसमें भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं और पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, इनको शामिल किया है। दूसरा है विनिमय आधारित क्रियाएं। तो ये था उत्पादन आधारित क्रियाएं। दूसरा क्या था? विनिमय आधारित क्रियाएं। विनिमय पहला है उत्पादन आधारित क्रियाएं और दूसरा है विनिमय आधारित क्रियाएं। विनिमय आधारित क्रियाओं के अंतर्गत विनिमय आधारित प्रमुखतः यातायात और परिवहन आधारित क्रियाओं को शामिल किया।
विनिमय क्रियाओं के अंतर्गत प्रमुखता अगर देखा जाए तो यातायात और परिवहन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को इन्होंने हार्ट्समोर महोदय ने शामिल किया, जिसमें नंबर 1 है वस्तु स्थानांतरण से मूल्य में वृद्धि। एक है वस्तु स्थानांतरण से मूल्य वृद्धि, दूसरा है सूचना के आदान प्रदान से आर्थिक लाभ, सूचना के आदान प्रदान से आर्थिक लाभ, तीसरा है यात्री, तीसरे प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है वो है यात्री गमनागमन, यात्रियों का मतलब आना जाना, यात्री गमनागमन आधारित आर्थिक लाभ, चौथा है गोदाम सुविधा और वितरण आधारित लाभ, पांचवा है थोक व्यापार आधारित लाभ और छठा है फुटकर व्यापार आधारित लाभ। यानी पहली क्रिया इन्होंने बताई उत्पादन आधारित क्रियाएं, जिसमें प्राथमिक प्रकार की, द्वितीय प्रकार की, तृतीय प्रकार की, चतुर्थ प्रकार की और पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में जिक्र किया, और दूसरा पॉइंट रखा विनिमय आधारित आर्थिक क्रियाएं। विनिमय आधारित आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तु स्थानांतरण से मूल्य वृद्धि, नंबर 1 वस्तु स्थानांतरण से मूल्य वृद्धि, दूसरा सूचना के आदान प्रदान में से आर्थिक लाभ, सूचना के आदान प्रदान से आर्थिक लाभ, तीसरा यात्री गमनागमन आधारित आर्थिक लाभ, तीसरे प्रकार यात्री गमनागमन आर्थिक लाभ, और चौथा गोदाम सुविधा और वितरण संबंधी आर्थिक लाभ, पांचवा थोक व्यापार आर्थिक लाभ और छठा फुटकर व्यापार आर्थिक लाभ। ये क्रियाएं इन्होंने दूसरे आधार पर जो विनिमय आधारित क्रियाओं के बारे में इन्होंने बताया। तीसरा था उपभोक्ता संबंधी आर्थिक क्रियाएं। तीसरे प्रकार की क्रिया जो है उपभोक्ता संबंधी आर्थिक क्रियाएं, वस्तुओं और सेवाओं से उपभोक्ताओं की संतुष्टि से अर्जित लाभ। तीसरे प्रकार का है उपभोक्ता संबंधी आधारित लाभ की क्रियाएं, इसमें वस्तुओं और सेवाओं से उपभोक्ता की संतुष्टि, यानी उपभोक्ताओं की संतुष्टि से अर्जित लाभ को शामिल किया गया है। उपरोक्त विवरण से अगर कहा जाए, यानी उपरोक्त जो वर्गीकरण कराया गया उनके आधार पर स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं के रूप और क्षेत्रीय, उपरोक्त आधारों पर अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप और क्षेत्रीय वितरण में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं के रूप में और क्षेत्रीय वितरण में काफ़ी बदलाव आया है। गांव की तुलना में कस्बा, नगर और महानगर प्रधानता वाले समाज में आर्थिक क्रियाओं में भारी बदलाव पाया गया है। गांव में आज भी प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता है। गांव में अगर देखा जाए तो आज भी प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, जबकि महानगरों में इनकी विविधता पाई जाती है, इन क्रियाओं की विविधता पाई जाती है। वर्तमान युग में या वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आर्थिक कार्यों का विश्लेषण बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आर्थिक कार्यों का विशेषीकरण एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है, जिनके कारण इनकी संश्लिष्टता, जिनके कारण आर्थिक क्रियाओं की संश्लिष्टता भी बढ़ती जा रही है। अगर आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय स्वरूप, यानी जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आपने देखी, इनके क्षेत्रीय स्वरूप के बारे में, यानी आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय स्वरूप,
आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय स्वरूप जो है समान नहीं पाया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का जो क्षेत्रीय स्वरूप होता है वो समान नहीं पाया जाता है। इनकी विविधता के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। अगर देखा जाए, इनकी विविधता के लिए अनेक प्रकार के जो कारक होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अतः आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वैभिन्न को आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वैभिन्न को कई तरह से अध्ययन किया जा सकता है। यानी इनकी क्षेत्रीय विविध स्वरूप को कई प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम पक्ष आर्थिक क्रिया का स्वरूप, यानी पहला पक्ष हम लेते हैं आर्थिक क्रिया का स्वरूप। जैसे आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक आदि वर्गों में बांटा गया। जैसे आर्थिक आधार पर प्रथम पक्ष आर्थिक क्रिया के स्वरूप में इनको आर्थिक क्रियाओं प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम प्रकार की क्रियाओं में बांटा जाता है। तो संग्रह आखेट एवं कृषि प्राथमिक वर्ग की आर्थिक क्रिया है और उद्योग द्वितीयक वर्ग की आर्थिक क्रियाओं में शामिल होता है। जबकि शिक्षण धर्मोपदेश, दार्शनिक विचार आदि तृतीयक और चतुर्थक एवं पंचक प्रकार की क्रियाओं में शामिल है। संसार में कहीं प्राथमिक क्रियाकलाप प्रधान होते हैं तो कहीं पर द्वितीयक प्रकार की, यानी आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय स्वरूप देखा जाए अगर, तो संसार के में कहीं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाकलाप प्रधान होते हैं तो कहीं द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की क्रियाएं प्रधान क्षेत्र होते हैं। दक्षिणी एशिया और दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका के अनेक देशों में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता है। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के अनेक देशों में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और जापान देशों में इस तरह के आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। यानी पिछड़े क्षेत्रों में, जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो विकसित क्षेत्र है वहाँ द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम प्रकार की क्रियाओं को देखा जा सकता है। तो पहला तो आर्थिक आधार पर क्षेत्रीय स्वरूप हो गया। दूसरा है वैभिन्न क्षेत्रीय आधार पर देखा जा सकता है। अर्थात एक क्षेत्र में सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, एक ही क्षेत्र होगा लेकिन वहाँ सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उस भूभाग में पाई जाती हों। किसी क्षेत्र विशेष में न्यूनाधिक रूप से प्रायः सभी वर्गों की आर्थिक क्रियाएं पाई जा सकती हैं, लेकिन कहीं इसका महत्व एकाकी भी हो सकता है। जैसे नेपाल मूलतः प्राथमिक क्रियाकलापों, जैसे हमारा पड़ोसी मित्र देश नेपाल प्राथमिक क्रियाकलाप वाला प्रधान देश है तथा वहाँ की आर्थिक क्रियाओं में उद्योग, व्यापार आदि गौण है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग, व्यापार आदि द्वितीय कार्यों की प्रधानता है। यही नहीं, एक ही देश में क्षेत्रीय विभिन्नता पाया जाता है, जो भौतिक और मानवीय, यानी जो भिन्नता पाई जाती है ये भौतिक और मानवीय दोनों कारकों की देन होती है। आर्थिक क्रियाओं के कारक, यानी आर्थिक क्रियाओं के कारक किनके द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के कारक, उन कारकों को देखा जाए तो निम्न प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्स शब्द से तात्पर्य उन साधन, स्रोत या सहारों से है
जिनसे मानव अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनेक प्रकार के साधन, स्रोत या सहारे, जिनसे हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उनको हम रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। एक और है कि मानव का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मानव का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, अर्थात जो संसाधन धरातल पर पाए जाते हैं वो प्राचीन काल में और ज्यादा पाए जाते थे, क्योंकि धीरे धीरे उनके संसाधनों का उपयोग होने से उस संसाधन समाप्त की ओर है। लेकिन उस संसाधन से मानवीय किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसकी जानकारी होने पर मानव ने उस पदार्थ का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और वो संसाधन की श्रेणी में आ गया। यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन, स्रोत या सहारे, जिनसे हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, रिसोर्स या संसाधन कहलाते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के कारण किनके आधार पर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं? नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 है मानव संसाधन। मानव भी सबसे बड़ा संसाधन है, मानवीय संसाधन उसको कहते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव संसाधन, और नंबर 3 पूंजी, नंबर 4 प्रौद्योगिकी, नंबर 5 सरकारी नीतियां, नंबर 6 बाजार की मांग, नंबर 6 आर्थिक व्यवस्था। ये जो है आर्थिक क्रियाओं के कारक हैं, इनके आधार पर आर्थिक क्रियाएं किसी क्षेत्र में की जाती हैं। यानी आर्थिक क्रियाओं के कारकों को देखा जाए तो उन कारकों में प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी, प्रौद्योगिकी, सरकारी नीतियां, बाजार की मांग, आर्थिक व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, आर्थिक क्रियाओं से लाभ क्या है? मानव को आर्थिक क्रियाओं से लाभ क्या है? तो अगर लाभ को देखा जाए मानव के आर्थिक क्रियाओं से, तो नंबर 1 आता है आर्थिक विकास। यानी किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास तभी है जब वो आर्थिक क्रियाएं करेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को और ऊपर उठाने के लिए हमें अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। हमें अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो इस आर्थिक क्रियाओं से हमें लाभ भी है। नंबर 1 आर्थिक विकास, नंबर 2 रोजगार में वृद्धि। जब हम द्वितीयक प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कच्चा माल होता है, जो रिसोर्स होता है, जो संसाधन होता है, उसका रूप बदल देते हैं। और जब हम रूप बदलेंगे तो निश्चित है कि वहाँ हमको कारखाना लगाना होगा, उद्योग लगाना होगा। कोई ऐसे सामान्य प्रक्रिया में तो बदल नहीं जाएगा। उसको बदलने के लिए हमें उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी, कारखाने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब ये करना पड़ता है तो हमें उसमें काम करने के लिए मानव की आवश्यकता, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होता है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाती है। तीसरा, आय में वृद्धि। यानी जब हम कहीं किसी उद्योग कारखाने में कार्य करने लगते हैं, उसमें समूह में शामिल हो जाते हैं, तो हमारे आय में भी वृद्धि हो जाती है। चौथा क्या? सामाजिक स्थिरता। यानी समाज में एक स्थिरता आ जाती है, सामाजिक स्थिरता हो जाती है। पांचवा, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाती है। यानी आर्थिक क्रियाओं से लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो आर्थिक क्रियाओं से निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। नंबर 1 आर्थिक विकास, नंबर 2 रोजगार में वृद्धि, नंबर 3 आय में वृद्धि, नंबर 4 सामाजिक स्थिरता, नंबर 5 आर्थिक स्वतंत्रता। ये 5 चीजें हैं जो है आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से मानव को लाभ प्राप्त होता है।
आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि, आय में वृद्धि, आर्थिक सामाजिक स्थिरता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये आर्थिक क्रियाओं से मानव को लाभ प्राप्त होता है। और है आर्थिक क्रियाओं के चुनौतियां क्या है? आर्थिक क्रियाओं के सामने चुनौतियां क्या आती हैं? आर्थिक क्रियाओं से मानव के आर्थिक क्रियाओं करने से उनमें चुनौतियां क्या आती हैं? नंबर 1, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता। नंबर 2, बेरोजगारी। यानी आर्थिक क्रियाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वो चीज है आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता, पर्यावरण प्रदूषण। यानी आर्थिक क्रियाओं के सामने अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों को अगर देखा जाए तो वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है आर्थिक असमानता, बेरोजगारी। नंबर 1 आर्थिक असमानता, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 महंगाई, नंबर 4 आर्थिक अनिश्चितता और नंबर 5 है पर्यावरण प्रदूषण। तो ये जो है आर्थिक क्रियाओं के सामने चुनौतियां हैं। जो आर्थिक क्रियाएं जब करते हैं तो ये चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ता है। आर्थिक असमानता आती है, बेरोजगारी आती है, महंगाई आती है, आर्थिक अनिश्चितता आती है, पर्यावरण प्रदूषण आदि चुनौतियों का सामना करके हमको आर्थिक क्रियाओं को करना होता है। ये सब आर्थिक क्रियाओं की चुनौतियां हैं। दोस्तों, ये आर्थिक क्रियाओं पर जो वीडियो बनाया गया है, इसके माध्यम से उम्मीद है कि आप सभी को ज्ञान प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।